आप सब लोग कैसे हो? चलिए, आज हम हमारा नया इकाई शुरू करने जा रहे हैं। हमारे नए इकाई का नाम है इकाई 11, पौधों में जनन। है ना? पौधों में जनन। तो हम सबको पता है कि जिस तरह सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं बच्चों, बताइए। जी हाँ, जनन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? जनन क्रिया करते हैं। और जैसे हमने जीव जंतुओं में जनन क्रिया देखा, उसी तरह जो है पौधों का भी क्या होता है बच्चों, वंश की वृद्धि होती है। तो माता पिता, जिनको हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। माता पिता से क्या होता है? माता पिता यानी जनक से संतति का जन्म जनन कहलाता है। यानी संतान का जो जन्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहलाते हैं। और सभी जीव जो है अपने जैसे ही जीवों को जन्म देते हैं। सभी जीव जो है क्या करते हैं बच्चों? अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं। है ना? चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि जैसे कि आप अगर बिल्ली के बच्चे को देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको? बिल्ली की तरह ही दिखेगा। है ना? मनुष्य का अगर बच्चा होगा तो कैसा होगा बच्चों? मनुष्य की तरह ही होगा। तो जो भी होंगे, जिस वंश का होगा या फिर जिस कुल का होगा, जैसा होगा वैसे ही क्या होगा, वो बच्चे भी हमें दिखेंगे। तो सभी जीव जो है अपने जैसे ही, अपने जीवों के जैसे ही समान जीव को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। ओके। आपने जो है पिछले कक्षा में भी पढ़ा है। पिछले कक्षा में भी आपने क्या पढ़ रखा है? पौधों के विभिन्न अंग के बारे में पढ़ा हुआ है। पौधों के विभिन्न अंग के बारे में आपने जो है अपनी पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। उनके कार्यों के बारे में पढ़ा है ना? है ना? और हमें पता है कि अधिकांश पौधों का जो शरीर होता है जड़, तना और पत्तियों से बना होता है। यानी जो एक पौधा, एक पेड़ अगर आप देखोगे तो उसमें क्या क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होते हैं, है ना? शाखाएं होते हैं, फिर उसमें फल है तो फल लगते हैं, फूल है तो फूल लगते हैं। तो ये पौधों के क्या है? कायिक अंग कहलाते हैं। ओके। तो हम लोग जो है अब देखते हैं, हम लोग पौधों में जनन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं जनन की कौन कौन से विधियां हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या जनन की विधियों के बारे में, यानी जनन की विधियां हम लोग किसमें देख रहे हैं? पौधों में देख रहे हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले जनन को दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है बच्चों? पौधों में जो जनन प्रक्रिया है उसको जो है दो प्रकार से बांटा गया है। पहला देखिए कौन सा है? अलैंगिक जनन। ओके। और दूसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? जब पौधों के किसी भी भाग से, है ना, जैसे कि कभी होते हैं जैसे जड़ से या फिर तना से, पत्तियों से हम लोग जब नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। जब क्या होता है? जब जो है पौधों में किस तरह से होता है, जैसे पौधों के किसी भी भाग को काट कर, आप देखा होगा ना, जैसे कि जो गुलाब के फूल सब है, गुलाब के जो पौधे हैं उसकी जो है एक छोटी सी जो है डाली को तोड़ देते हैं, फिर लगा देते हैं तो उसमें भी हो जाता है गन्ने। है ना? इस तरह के बहुत सारे हैं जिसके जो है क्या कर सकते हैं, शाखाओं को या फिर डाली को तोड़ने से भी नए पेड़ को हम लोग उगा सकते हैं। और तने को से या फिर पत्तियों से कई होते हैं, है ना, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं? नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें जो है किसकी जरूरत नहीं होता है? बीजों का उपयोग नहीं होता है। जो अलैंगिक जनन है इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग नहीं होता है। ओके। बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है बच्चों? लैंगिक जनन में जो है बीजों का उपयोग किया जाता है। ओके। लैंगिक जनन में नए पौधे किसके द्वारा उगते हैं? बीजों द्वारा उगते हैं। तो सबसे पहले बात आप यही याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन में बीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बीजों से नए पौधे नहीं उगाए जाते हैं। किससे उगाया जाता है? जड़ से, फिर तना से, पत्तियों से, है ना, किसी भी भाग से हम लोग क्या कर सकते हैं? जो है नए पौधों को उगा सकते हैं। ओके।
और लैंगिक जनन में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? बीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग जो है सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें तो आपने जैसे देखा होगा ना, जैसे कि गन्ने देखा होगा, किस तरह से आपने कभी देखा है गन्ने कैसे उगाते हैं, है ना? या फिर आलू, अदरक, ये सभी कैसे बोते हैं? इन सबको क्या करते हैं, इन सबके जो है छोटे छोटे टुकड़े कर कर क्या करते हैं, इससे जो है, जैसे आलू है, आलू की आंख के भाग को जो है काटते हैं, और उससे क्या होता है, उससे जो है नए नए यानी पौधे उगाते हैं। ओके, तो इसमें जो है किसकी जरूरत नहीं होता है, अलैंगिक जनन में हमें बीज की जरूरत नहीं होता है। इसमें जो है, यानी अगर आलू है तो फिर, या आलू है, गन्ना है, अदरक है, छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं, जमीन पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है आपको याद रखना है। तो और ये जो होता है अलैंगिक जनन जो है, तीन, यानी हमने देखा कौन कौन से प्रकार से है, पहले हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला है, ये देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मुकुलन द्वारा। ओके, सबसे पहला कौन सा विधि है? मुकुलन द्वारा। दूसरा जो है खंडन द्वारा। दूसरा विधि कौन सा है? खंडन द्वारा। तीसरा जो है बीजाणु निर्माण द्वारा। ओके, तीसरा कौन सा है? बीजाणु निर्माण द्वारा। और चौथा जो है वर्दी प्रजनन या फिर कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, तभी क्या होगा, आपको समझ में आएगा। तो आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है, जनन की विधियां जो पौधों में है, दो प्रकार से बांटा गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलैंगिक जनन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुकुलन की। ओके, इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले मुकुलन की। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, मुकुलन के बारे में। ओके, मुकुलन के बारे में। तो जैसे कि आपने जो है कभी देखा है, जैसे कि ईस्ट, यानी कभी जो है, जैसे कि ब्रेड सब बनाते हैं, पाव रोटी सब बनाते हैं, उन सबको फुलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मम्मी से पूछिएगा घर जाकर कि ईस्ट है कि नहीं, ठीक है? फिर आपको दिखाने को कहिएगा, घरों में रखते हैं हम लोग ये ब्रेड बनाने के लिए, है ना? सब कुछ ऐसे सारे जो आहार को बनाने के लिए जो हम फुला सकते हैं, उसमें क्या करते हैं, ईस्ट का उपयोग करते हैं। तो जो ईस्ट का उपयोग करते हैं, ये ईस्ट कैसा है? ईस्ट जो है एक कोशिक जीव है। ठीक है, कैसा है? एक कोशिक जीव है। पहले हम जरा डायग्राम दिखा देते हैं, फिर हम क्या करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, एक कोशिक जीव। अब ईस्ट को अगर किसी भी भोज्य पदार्थ में, या कोई भी माव माव कुछ, अगर आपकी मम्मी जो है, या फिर आटा गूंदा है, या कुछ भी जिसमें जो है क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग ईस्ट को मिलाने से, कि थोड़े समय बाद क्या होता है, जैसे कि वो बिल्कुल फूल जाता है ना? थोड़े समय बाद क्या दिखने लगता है हमें? बिल्कुल फूल जाता है, यानी फूल के ऊपर तक आ जाता है, जो भी माव जो है आपकी मम्मी ने तैयार किया है, या फिर जिन्होंने भी तैयार कर रखा है, वो क्या हो जाता है बच्चों? पूरा फूल के आगे आ जाता है, यानी ऊपर आ जाता है। अब देखिए ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है। ये देखिए, ईस्ट कोशिका, यानी ईस्ट की ये जो है एक कोशिका जो है, ये क्या हुआ, ये थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये ऐसे विकसित होता हुआ मुकुल, ये देख रहे हो, इसके ऊपर जो है क्या हुआ, इसका विकास हुआ, यानी बड़ा। उसके बाद जो है ये जो मुकुल जो बड़ा, फिर तीसरे स्टेज में आप क्या देख रहे हो, ये जो है अकेला इस तरह से थोड़ी सी और बढ़ गया, है ना? नवीन मुकुल जिसे कहते हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जो है ये मुकुल श्रृंखला जो है इस तरह से बढ़ता ही गया। ये देख रहे हो, एक दो तीन चार कर कर इस तरह से क्या है, हम लोग देखेंगे कि ये इस तरह से बढ़ता हुआ गया। तो ये जो ईस्ट जो है, ईस्ट में कैसा होता है, किस तरह से जनन होता है? मुकुलन द्वारा जो है जनन होता है, जिसे हम लोग कैसे, यानी अपनी नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं इसको। इसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। और अगर पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो क्या होता है, ये कुछ ही घंटों में वृद्धि करके, यानी देखिए इस तरह से क्या हो रखा है, इसमें वृद्धि हो रखा है, फिर ये टूट जाएगा, और फिर उसमें से जो क्या होगा, उसमें से जो है अलग इसकी जनन होगा। तो ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा क्या निकलने लगा, देखा पहले ऐसा था, फिर जो है इसमें से एक छोटा सा उबार निकलने लगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं या कली कहते हैं।
फिर जो है मुकुल क्या हुआ, धीरे धीरे, यानी ये जो मुकुल जो बड़ा, ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे वृद्धि करके क्या हो गया है, ये देखो वृद्धि करता हुआ गया। फिर जो है इसकी जो मातृ कोशिका जो है, ये मातृ यानी जनक जो है, ये जो पहला ये था, ये क्या है, माता है ना, जो उसका जनक था, जनक है, उससे क्या हो जाता है, फिर ये अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका में बन जाता है। तो मुकुलन की ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि क्या होता है, जो नए मुकुल जो होते हैं वे अपने जनक कोशिका से बिना अलग हुए ही क्या करने लगते हैं, इस तरह से श्रृंखलाएं ये लोग क्या करते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक एक नए नए श्रृंखला में क्या हो जाता है, ये बनने लगता है। ओके, मेरे बच्चे जो चित्र सब भेज रहे हैं वो मैं देख रही हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, सारे बच्चों के नाम भी नीचे लिखिएगा। ओके, जो जो बच्चे यस मुकुलन के चित्र सब बहुत ही अच्छे से बना रखा है, मैं देख रही हूँ। और मेरे बच्चे क्या करेंगे, जो अपने नाम एक साथ लिखकर आपको भेजना है। ठीक है, अलग अलग करके एक एक टाइप नहीं करोगे लिस्ट में, या फिर एक साथ ही चैट बॉक्स में क्या करना है, जिन बच्चों ने चित्र भेजे हैं उनके नाम लिखना है, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से आपके नाम जो है बोल सकते हैं। ओके, सही से अच्छे से लिख के भेजो। बहुत सुंदर तरीके से मेरे सारे बच्चों ने बना रखा है, मैं देख रही हूँ ईस्ट में मुकुलन सब आपने बनाया हुआ है। तो हमने फिर क्या देखा कि जो है ईस्ट कोशिका क्या होता है, से एक छोटा सा उभार आता है ना, इससे क्या होता है, ईस्ट कोशिका से, ठीक है, क्या देखा हमने, ईस्ट कोशिका से जो है एक छोटा सा उबाल, जैसे कि एक छोटा सा ईस्ट ऐसा था ना, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि इसमें से जो है, इसमें से कैसा हुआ, ऐसे एक छोटा सा क्या हो गया, उभार ऐसे उसके ऊपर आने लग पड़ा है ना। फिर इसमें से जो है और वृद्धि होने लग पड़ी है ना, इस तरह से ऊपर ऊपर की तरफ क्या होने लग पड़ा, जो है ईस्ट की कोशिकाओं की जो है, यानी ईस्ट में मुकुलन द्वारा क्या होने लग पड़ा, जनन होने लग पड़ा। फिर ये एक एक क्या हो जाते हैं, एक एक जो मुकुलन है, कली जो है, वो सब क्या हो जाता है बच्चों, अलग हो जाता है। ठीक है, तो ईस्ट कोशिका में हमने क्या देखा कि एक छोटा सा क्या आने लग पड़ा, ईस्ट कोशिका में उभार निकलने लगता है ना, उभार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल या कली कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल या कली कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग मुकुल या कली कहते हैं। और मुकुल फिर क्या करता है, मुकुल जो है धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका में बन जाता है, यानी बदल जाता है। तो मुकुलन की ये क्रिया जो है इतनी तेजी से होती है कि जो मातृ से यानी माता से अलग हुए बिना ही क्या होता है, बिना ही जो है एक श्रृंखला बनना शुरू हो जाता है। ओके, अब जो है तो ये था हमारा मुकुलन विधि। अब हम लोग देखते हैं खंडन विधि क्या है। ओके, दूसरा कौन सा विधि देख रहे हैं हम लोग, खंडन। तो बच्चों इसमें जो है आपने, आप अगर कभी तालाबों में गए हो या फिर तालाब देखा है, कहीं पर रुका हुआ पानी देखा है, तो आपने क्या देखा होगा, एक हरा रंग का, है ना, एक हरा रंग का ऐसा कोई चीज होता है जो पूरे पानी में ऐसा फैला हुआ होता है। आपने कभी देखा है ऐसी चीज? चलिए, तो जैसे कि तालाबों या जलाशयों में क्या देखने को मिलता है, एक हरे रंग का एक तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए देखने को मिलता है, यानी एकदम से ऐसे फिसलाहट वाले होते हैं। अगर आप पानी को ऐसे हिलाओ तो क्या होता है, वो ऐसा आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये जो है, ये जो हरे रंग के, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शैवाल कहते हैं। ओके, शैवाल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं, हरे रंग के। कहाँ मिलता है बताइए, कहाँ पर दिखने को मिलता है ज्यादातर, यानी रुके हुए पानी, यानी तालाब में। ठीक है, तालाबों में हमें मिलता है, तालाब में मिलते हैं ये देखने को, या फिर कहीं भी रुका हुआ पानी हो, है ना, जलाशयों में सब जो है इस तरह के हरे रंग का एक
उभार मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं हरे रंग के जो शैवाल जो होते हैं, ये कैसा होता है, ये इस तरह से होता है। आपके बुक में डायग्राम दिखा रखा है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो ऐसे एक स्ट्रैप की तरह होता है ना। ये कैसा होता है बच्चों, ये जो है ऐसे एक स्ट्रैप की तरह जो है हरे रंग का क्या होता है, एक लंबा सा पट्टा होता है। ओके, फिर क्या होता है, ये जो है ये फिर क्या होता है, जैसे कि स्पायरोगैरा कहते हैं इसको। ये क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे में से क्या हो जाता है, टूट जाता है, खंड हो जाता है, यानी अनेक छोटे छोटे इसमें क्या हो जाते हैं, ये विभाजित हो जाते हैं। ओके, अनेक क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे खंडों में जो है ये विभाजित हो जाता है। तो हमने देखा ये जो स्पायरोगैरा था, यानी ये जो शैवाल था, इससे क्या हुआ, इससे और भी विखंडन होकर इससे क्या हुआ, अनेक खंडों में टूट गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खंडन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये शैवाल यानी इसके जो तंतु है वो अनेक खंडों में क्या हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाते हैं। और इससे भी फिर क्या होगा, इससे भी अब जो है नए शैवाल निकलेंगे, है ना। इससे भी क्या होना शुरू हो जाएगा, नए शैवाल निकलेंगे, इसका भी विखंडन होगा। इस तरह से जो है ये क्या होता है, ये ऐसे फैलता रहता है, इससे अलग निकलेगा। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए नए पौधों का यानी नए नए जो शैवाल है इसका निर्माण होता है, जिसको हम लोग जो है स्पायरोगैरा, ठीक है, स्पायरोगैरा तथा यूक्लेथ्रिक्स कहते हैं। और ये शैवाल की जो है इस तरह से आप हम लोग देखते हैं कि शैवाल जो है क्या करता है, ये फैल जाता है। तभी हम देखते हैं जब समुद्र में जाते हैं या नदी के किनारों में जब हम जाते हैं, तो क्या होता है, इसमें जो है काफी, ये देखिए ये डायग्राम आपके इसमें बना रखा है, ये मेरे बच्चे बनाओगे, स्पायरोगैरा, ठीक है, एक शैवाल में खंडन, कि किस तरह से इसमें से देखिए, इसमें से टूट गया है, पहला वाला जो मात्र है उसमें से अलग अलग टूट टूट के क्या हो रहे हैं, नए नए इसमें जो है विकास हो रहे हैं। ओके, तो ये भी क्या कौन सा प्रक्रिया हमने देखा कि इसमें भी क्या हुआ कि जो है एक ही इससे क्या हो गया, एक ही गुच्छे से यानी इनसे अनेक खंडों में क्या होने लग पड़ा है, ये शैवाल टूटने लगा है। और इस टूटने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं, खंडन। ठीक है, तो ये डायग्राम क्या करोगे मेरे बच्चे, बना कर आओगे। बना रखा है तो मैं देखूंगी आपके, ठीक है, जिन्होंने बना रखा है उन्हें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरे बच्चे बहुत सारे चित्र भेजा हुआ है, मैं क्लास के लास्ट 5 मिनट में आप सबके नाम बताऊंगी। ओके, चलिए, तो देखिए, तो हमने इसके बारे में, तो हमने किस कौन सी प्रक्रिया के बारे में अभी बात किया, दूसरा जो प्रक्रिया बताया हमने आपको, खंडन प्रक्रिया, जो जो किसमें होता है, तालाब में होता है। और इससे जो प्रत्येक शैवाल से जो प्रत्येक खंड में टूट जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। ओके, और फिर जो है आपको क्या करना है, तो कौन कौन से है जो इस विधि से प्रजनन करता है, इसमें हमने जो है स्पायरोगैरा तथा यूलोथ्रिक्स, है ना, ये दोनों नाम जो है आपको लिखना भी है। ओके, अब जो है तीसरा हम लोग देखते हैं बीजाणु निर्माण। तीसरा जो प्रक्रिया है वो कौन सा है बच्चों, बीजाणु निर्माण। ये सब कौन से कैसे जनन के विधियां हैं बताइए, अलैंगिक जनन के विधियां। ओके, तो तीसरा जो है हम लोग कौन सा देख रहे हैं, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, चलिए, इसमें जो है बच्चों, आपने जो है कभी, अगर आपकी घर में मम्मी अचार सब बनाती है, या फिर आपने अगर किसी डबल रोटी या ब्रेड सबको क्या करते हुए देखा है, अगर एक जगह पर अगर आप छोड़ दो 2-4 दिन तक या कुछ दिनों तक अगर आप छोड़ दो, तो आप क्या देखते हो कि उसके ऊपर जो है एक संरचना सा, है ना, एक ऐसे संरचना सा उग रहा है। जैसे कि अचार हो तो आपकी मम्मी कहती है ना कि धूप में रखना है, नहीं तो अचार खराब हो जाएंगे, है ना, ऐसा सब कहते हैं ना। तो वो सब क्या होता है, वो सब जो है इस बीजाणु निर्माण की वजह से होता है। इसमें क्या, जैसे कि अगर अचार में नमी पड़ जाए, या फिर आपकी डबल रोटी या ब्रेड में जो है नमी आ जाए, तो क्या हो जाता है, उसमें क्या लग जाता है, फुफुत, है ना, यानी उसमें जो है ऐसे एक संरचना सा बन जाता है। उसमें क्या बन जाता है बच्चों, उसमें जो है एक संरचना सा बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुफुत कहते हैं। ठीक है, फुफुत को कहते हैं। इसमें ये कैसा होता है, एक धागे जैसी रचना होती है। कैसी होती है फुफुत,
फुफ्फुस जो है किस तरह से होता है बच्चों, एक धागे जैसी रचना होती है। ठीक है, एक धागे की तरह क्या होती है, संरचना होती है। हम आपको दिखाते हैं अभी। आप लोगों ने, कितने बच्चों ने देखा है इस तरह, जो जैसे कि आपके ब्रेड या कोई अचार सब में क्या हो लगा हो, ऐसे फुफ्फुत लग जाते हैं। देखा है तो कमेंट कीजिए, कितने बच्चों ने देखा है फुफ्फुत को। जो आपके सब में, यानी नम वातावरण, यानी वातावरण में अगर नमी हो तो क्या हो जाता है, फुफ्फुत लग जाता है। तो ये कैसा होता है, छोटी धागे जैसी रचना होती है। ओके, रचना होती है। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु कहते हैं जिन्हें, कवक तंतु कहते हैं। ओके, और इन तंतुओं की ऊपरी सिरे फूल जाते हैं। तो हम जरा आपको पहले दिखा देते हैं किस तरह से होते हैं ये। ठीक है, एक छोटा सा परीक्षण करके हम लोग क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने, कितने बच्चों ने इस तरह से देख रखा है, देखा है तो जरा कमेंट कीजिए कि कितने बच्चों ने जो है देखा है कि किस तरह से क्या लगता है, फुफ्फुद लगता है। मेरे बच्चों ने देखा है क्या, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। चलिए हम जो है छोटा सा परीक्षण करके देखते हैं। ओके, चलिए। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेड रखा है ना, डबल रोटी जिसे कहते हैं, ब्रेड कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, एक ब्रेड रखा हुआ है। चलिए, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, तभी आपको जो है अच्छे से दिखेगा। ओके, तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड को, यहाँ पे देखिए एक चिमटा रखा हुआ है ना, माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, एक जो है ड्रॉपर रखा हुआ है, स्लाइड है, सब कुछ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखने के लिए, इसमें जो है बीजाणु निर्माण किस तरह से होता है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस ये देख रहे हो ना, इसके ऊपर फुफ्फुद लगा हुआ है इस ब्रेड के ऊपर। तो सबसे पहले इस चिमटे से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से थोड़े से फुफ्फुद को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, और लेकर जो है इसको हम क्या करेंगे, इस स्लाइड के ऊपर रख देंगे। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, ये जो है ड्रॉपर 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 लेकर इसमें से जो है ये 3 या 4 बूंद जो पानी है इसके ऊपर हमें डालना है। ओके, अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो कवर स्लिप है इसको जो है इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सूक्ष्मदर्शी है उसके नीचे की तरफ ले जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कैसा दिखता है, क्योंकि ये हमें हमारे जो नग्न आंखें हैं उससे तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना। तो ये माइक्रोस्कोप से हम लोग जो है इसको किस तरह से देखते हैं, ये कैसा दिखता है, ये हम लोग जरा देखते हैं। ये देखो, ऐसे एक संरचना। तो जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, इस तरह की एक संरचना जो होती है, क्या होती है, इस ब्रेड में बना होता है, जो क्या कहते हैं, जिसको हम, ये देखिए आपके जो इसमें चित्र दे रखा है, राइजोब्स, है ना, फुफ्फुद में बीजाणु द्वारा प्रजनन। तो ये आपको ऐसे ही बिल्कुल डायग्राम दिख रहा है ना उसमें भी। तो ये जो है, जो हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे, सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखते हैं तो इसी तरह का एक संरचना होती है। और ये देखो, एक छाते जैसी संरचना बना हुआ है ना। ये कैसा बना हुआ है, एक इस तरह से गोल गोल संरचना जो बना हुआ है, इसको जो है, ये देखिए, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग जो है स्पोरेंजियम कहते हैं। जो कैसे संरचना है, ये देख रहे हो ना, एक थैली जैसी संरचना है। ये देखो, एक थैली जैसे या फिर पात्र की तरह होता है, जो किसके लिए जरूरत होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें से प्रजनन होता है, और इसमें से ही क्या बनता है, ये देख रहे हो ना, जो प्रजनन हो रहा है इसमें से क्या बन रहा है, बीजाणु बनता है। ओके, बीजाणु जो है इसमें से इकट्ठा होता है। ये जो बीजाणु जो इकट्ठा हो रहे हैं, इसको जो है क्या कहते हैं, कवक कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, कवक कहते हैं, जिसके जरिए क्या होता है, और भी, है ना, जिसके जरिए ये इस तरह से, ये जो जितने बीजाणु जो निकले हैं, ये क्या होता है, जल्दी से फैल जाते हैं, है ना। और ये बहुत सारे परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं, पकड़ कर, यानी बहुत समय तक ये बीजाणुएं जिंदा रह सकते हैं।
ओके। तो अब देखिए, फिर ये देखिए, ये जो संरचना है, ये जो है, ये जो संरचना है, इसको जो है क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर ये क्या होता है, ये जो है इसकी जो है एक डंडानुमा संरचना होता है। ठीक है, डंडानुमा संरचना होता है, और इसके ऊपर जो है क्या बनता है, स्पोरेंजियम बनता है। फिर हम लोग नीचे देख रहे हैं, ये देखिए से जड़ सा, चलिए देखिए, ये देखो नीचे की जो संरचना है, ऐसे जड़ की तरह एक संरचना बना हुआ है ना। ये क्या है, जड़ की तरह एक संरचना बना हुआ है। और ये जो है हाइफा है ना, ये बहुत ही जल्दी क्या होता है, हाइफा फैल जाता है, यानी लंबी लंबी शाखाओं में जल्दी से तंतुमय संरचना के रूप में ये इस तरह से फैलता है, जिससे कि क्या होता है, जल्दी जल्दी ये फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ओके। और ये जो जड़ है इसका, ये देखो यहाँ पर, ये जो है, ये क्या है, ये जो राइजोइड है, ये जड़ जैसी संरचना होती है। ओके। जो पोषक तत्वों को जल्दी से अवशोषित कर लेती है, और ये यानी सारी जो आसपास की जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उन सबको अवशोषित करने में ये सक्षम होता है। तो हमने देखा ना कि किस तरह से एक कवक की संरचना जो है क्या हुआ, ब्रेड में हुआ। ओके। तो वो जो डायग्राम है आपकी किताब में, जो डायग्राम दिखा रखा है वो भी दिखाते हैं, वो भी आप बनाओगे। ओके। जो आपकी किताब में जो डायग्राम जो आपको दिखा रखा है, यानी बना रखा है, वो क्या करना है मेरे बच्चे, सारे वो बनाकर आएंगे। ये देखिए राइजोप्स है ना, फुफुद। चलिए, राइजोप्स फुफुद में बीजाणु द्वारा प्रजनन, तो यही स्ट्रक्चर था जो हमने अभी अभी किसके नीचे देखा, सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा। तो ये सारे क्या करना है आपको, बनाकर आना है। चलिए, अब मैं अपने जो जो मेरे बच्चों ने जो जो फोटो यानी पिक्चर भेज रखा है, जो जो डायग्राम्स भेजे हुए हैं, मैं उन सब के जरा नाम लेती हूँ। उसके बाद समय के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ओके। चलिए, और बच्चों साइंस के डायग्राम्स ही इसमें भेजोगे, ठीक है। आपको जो दूसरे चित्र सब है, वो सब क्या करोगे, वो आप जो है जो जो मैं बताती हूँ डायग्राम्स बनाने के लिए मेरे क्लास में, आपको मेरे क्लास में वही भेजना है। बाकी इंग्लिश की क्लास में सब आप भेज सकते हो। ओके। और जो भी डायग्राम बोलने बनाने को कहा है वो आप बनाओगे। कई बच्चों ने मोर सबके, ये मुझे लग रहा है आपकी इंग्लिश की क्लास का है। ओके। चलिए, मैं देखती हूँ मेरे किस किस बच्चों ने भेज रखा है, और नाम जो है आपको लिस्ट में एक साथ देना है। बहुत सारे चित्र आए हुए हैं। हमारे सीएस कॉम्पोजिट विद्यालय, ओके, सीएस बिसामपुर, बिसामपुर से भेजा हुआ है। नाम जो है इसके अंदर लिखा हुआ, आप कमेंट बॉक्स में ही लिख दीजिएगा। ओके, ताकि हमें जो है कई जो चित्र है हम लोग समय खोलने में मुश्किल होती है। यूपीएस बहोत्रा ने बहुत ही सुंदर चित्र भेजा हुआ है। ओके, सीएस दादपुर से अंजल, अंजल यादव, अनिष्का कुमारी, अंशिका सिंह, अनुष्का सिंह, आकांक्षा कुमारी, सृष्टि शर्मा, गणेश चौरसिया, अनिष्का शर्मा, सभी ने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से भेजा हुआ है। ओके। हम आपके चित्रों को, सबके चित्रों को जो है हम लोग देखते हैं। इसी तरह से नाम एक साथ लिखा कीजिए ताकि आसानी हो। कॉम्पोजिट विद्यालय से नैन्सी ने भेज रखा है। यूपीएस किरातपुर से भेजा हुआ है, नाम क्लियर नहीं है। यूपीएस संगत से भेजा हुआ है। ओके, संगत से अनिष्का विश्वकर्मा ने भेज रखा है। साक्षी कोमल, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। सीएस अनंतपुर से सौम्या ने भेजा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र है सौम्या। नैन्सी कॉम्पोजिट विद्यालय, फिर कॉम्पोजिट विद्यालय से और बच्चों ने भेजा हुआ है। यूपीएस बहाव से सुनैना ने भेज रखा है। सीएस सुल्तानपुर स्कूल से चांदनी ने भेजा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र है। कॉम्पोजिट विद्यालय से रंजू ने भेजा है। संतोष कुमार ने भेज रखा है। अंबा ने भेजा है कॉम्पोजिट विद्यालय से। खुशबू ने भेज रखा है कॉम्पोजिट विद्यालय। एक साथ नाम लिख दिया कीजिए, ओके, ताकि आसानी हो बोलने में। सीएस समोग्रा से
तनिष्का ने भेजा हुआ है, यूपीएस बहाव से भेज रखा है। रितु ने भेज रखा है यूएस बहाव से। आर्यन ने भेजा है कॉम्पोजिट विद्यालय से। कानपुर से, सीएस कानपुर से सानिया। वर्टिका पटेल ने भेज रखा है। ओके, वर्टिका पटेल। बिजली ने भेजा हुआ है। फिर जो है हमारे के यूपीएस टिसौरा से अंकिता सिंह ने, दिव्या ने। यूपीएस होलापुर से हरवा, यूपीएस होलापुर से ये बच्चों ने भेजा हुआ है। कि यूपीएस टिसौरा से काजल चौहान ने भेज रखा है। यूपीएस बबातपुर से काजल, राधा, राधिका, सेजल, आशु, संजना ने भेजा हुआ है। बहुत सुंदर चित्र बनाया है बच्चों। चिरावगांव से भेजा है मयांक, मयांक कुमार, प्रिया, शालिनी सिंह ने भेज रखा है। चांदनी ने भेजा हुआ है। किसान ने भेजा है। किरातपुर से बच्चों ने भेज रखे हैं चित्र। अंजलि वर्मा, आरती, संजना, सुशांक, आरती, नैन्सी किरातपुर से भेजा हुआ है। यूपीएस वर्तहार से निर्जला, नेहा। बहुत सारे चित्र है बच्चों। ओके, मैं आपके जो है सीएस राजवान से भेजा हुआ है। शुभम, सीएस सरैया से भेज रखा है। खुशी ने भेजा है। ओके, तो आप सबके चित्रों को मैं क्लास के बाद बैठ के देखूंगी। और भी चित्र है तो आप भेज दीजिएगा, मैं इसके बाद बैठ के देखूंगी। अभी जो है आपके अंग्रेजी के क्लास का समय हो रहा है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू।